Hello everyone, welcome to EduRatna once again. So we were discussing the most expected MCQs for Teacher Educator Mains Examination 2026. You must watch this video before examination. हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम 26th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, मतलब एट द एंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, यानी कि इनमें से क्वेश्चन आना बनता है, तो इसलिए अच्छे से वीडियो को एनालाइज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा टेंडेंसी डेवलप एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी। याद रखिए, जो ओडिपस एंड इलेक्ट्रा होता है, इट इज अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, आपको पता है ओडिपस में क्या होता है, बॉयज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मदर, एंड इलेक्ट्रा में क्या होता है कि गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फादर। तो ये जो होता है ये किस स्टेज में डेवलप होता है? तो सभी ने आंसर सी कर दिया है, इट इज सी, फैलिक स्टेज में होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फाउंड इन द अपडेटेड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल आर। जो एसओआई मॉडल है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है, वो अभी जितना अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स है वो कितने हैं? ठीक है, 125, 180, 165, 185। इस मॉडल को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस मॉडल में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, सीपीयू आपको देखने को मिलेगा, कंटेंट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड ऑपरेशन। ठीक है, कंटेंट प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन में जो कंपोनेंट्स है 665 के रेशियो में है, तो आंसर सभी ने बी कर दिया, इट इज 180 कंपोनेंट्स आर देयर विच इज अपडेटेड वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए, क्रिएटिविटी मोटिवेशन से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? टू मूव। ठीक है, मोटिवेशन, दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आपके अंदर से आता है और ये आपके साथ हमेशा रहेगा, इट इज वेरी पॉजिटिव। और जो एक्सट्रिंसिक होता है, ये बाहर से आता है, इट इज नॉट दैट यूजफुल, क्योंकि जब तक आपको बाहर से मोटिवेशन मिलता रहेगा आप मोटिवेटेड होते रहोगे, और ये परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग, एक चीज याद रखिए, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस है कन्वर्जेंट थिंकिंग, याद रखिएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक चीज पे डीप थिंकिंग होता है। क्रिएटिविटी इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक चीज को अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सो क्रिएटिव थिंकिंग इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्लियर है बात? हाँ, चलिए यस लिख दीजिए एक बार। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार यस और थम्स अप कर दीजिएगा। चैनल पे जाके सभी सब्सक्राइब करके इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे। बहुत अच्छे। एनिमिज्म इन अ चाइल्ड इज फाउंड एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? अब बात करते हैं चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये क्वेश्चन मस्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि एनिमिज्म ही पूछेगा, बट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है एनिमिज्म। ठीक है, एनिमिज्म किस डेवलपमेंट स्टेज में आता है? टॉयलेट ट्रेनिंग वो किस डेवलपमेंटल स्टेज में करता है? ठीक है, और है क्या कि वो रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी कब डेवलप होता है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनिमिज्म बच्चे के किस स्टेज में आता है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ जहां पियाजे हैं। तो जहां पियाजे स्टेजेस को और उनके प्रोसेस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। सभी ने हमारा यहाँ पे आंसर कर दिया है ए, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 7 ईयर्स तक होता है। ठीक है, सेंसरी मोटर जो है वो बर्थ टू 2 ईयर्स तक होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये सारी चीजें होते हैं, एनिमिज्म भी आ जाता है, धीरे धीरे उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग के हैबिट भी आ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, an act of a person when she or he recapitulates or reminds the previous learning suddenly is called। देखिए, ये सारे थ्योरीज में से आते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, ये तीन बेसिक थ्योरीज होते हैं लर्निंग के, इसको तो जरूर पढ़ के जाइएगा। और इंपॉर्टेंट इनका क्या है पता है? हमें पता है कि किनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्या क्या हुआ था, सीएस क्या है, यूसीएस क्या है, ये तो पढ़ना ही है, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स को जरूर पढ़िएगा। ये सारे प्रिंसिपल्स है, इनमें से प्रिंसिपल ये बताया जा रहा है ऐसा कौन सा एक्ट होता है जहां पे एक इंसान जो है वो किसी चीज को अगर देखता है तो उसे सडनली उसका प्रीवियस नॉलेज याद आ जाता है, जो वो भूल गया था लेकिन वो देखते ही याद आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, सभी ने आंसर कर दिया है डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाता है, मतलब आपको याद नहीं था लेकिन देखते ही आपको याद आ जाता है सडनली। क्वेश्चन नंबर 31, नॉलेज विच इज रिजल्टेड फ्रॉम कंबाइनिंग बोथ ओल्ड एंड न्यू नॉलेज इज कॉल्ड। जब आप पुराना नॉलेज और नया नॉलेज दोनों को जोड़ते हो तो किस प्रकार का थ्योरी बनता है, मतलब नॉलेज बनता है? ये सब्जम्पशन थ्योरी में मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ है, एक बार जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है,
बहुत अच्छे, सभी ने अगेन डी आंसर कर दिया। कॉम्बिनेटोरियल कीवर्ड क्या है? अगेन वही बात करेंगे हम लोग कीवर्ड पर। कीवर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन, कंबाइनिंग। क्या कंबाइन कर रहा है? ओल्ड नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 32, ये क्वेश्चन भी एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस टेस्ट से। मरिल एंड पामर इंटेलिजेंस टेस्ट किस प्रकार का इंटेलिजेंस टेस्ट है? क्योंकि हमने डिस्कस किया था इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो बेसिकली दो भाग में डिवाइड होता है। एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल, और एक होता है ग्रुप में। इंडिविजुअल में भी दो प्रकार के होते हैं, क्या? वर्बल, नॉन वर्बल। ग्रुप में भी वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है। अब मैंने आपको पूरा एक एक करके बताया है कौन सा वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट है और कौन सा ग्रुप वर्बल ग्रुप नॉन वर्बल है। तो मॉरल पामर किसके अंडर में आएंगे, याद है? वेरी गुड, सभी ने आंसर बिल्कुल सही कर दिया। इंडिविजुअल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। ठीक है, ये इंडिविजुअल पे कंडक्ट करा जाता है और ये नॉन वर्बल है, यानी कि यहाँ पे वर्ड्स या फिर नंबर्स ये सारे नहीं लिखे गए हैं, इनमें पिक्चर्स होते हैं। ठीक है, चलिए। Question number 33. A type of conditioning where the bell is given after the food is served is called trace conditioning, backward conditioning, forward conditioning, delayed conditioning. देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा है, ठीक है, तो वहां पे जरूर पढ़ा होगा कि जो बेल दिया जाता है वो खाने के बाद दिया जा रहा है कि खाने के साथ दिया जा रहा है, ये खाने से पहले दिया जा रहा है। तो इसको कहते हैं शेड्यूल्स ऑफ कंडीशनिंग, यानी कि ये जो आपका कंडीशनिंग दिया जा रहा है वो कैसे दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, बेल इज गिवन आफ्टर द फूड, खाने के बाद आपको बेल दिया जा रहा है, यानी कि खाना दे दिया गया, उसके बाद बेल बजाया जा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? बहुत अच्छे, सभी ने आंसर बी कर दिया, बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड इसलिए है, पहले मैं खाना दे रहा हूं, उसके बाद मैं बेल बजा रहा हूं, तो ये बैकवर्ड कंडीशनिंग हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 34। A child changes his school after being uncomfortable in previous school. This type of defense mechanism is called। देखिए डिफेंस मैकेनिज्म जो है वही है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जहां पे डिफेंस मैकेनिज्म लिखा गया है उसका मतलब है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। हम अपने आप को जैसे एडजस्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 13 प्रकार के 13 टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कहा गया है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है वीडियो में, जाके देखिएगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एक ना एक डिफेंस मैकेनिज्म वो जरूर पूछेगा। ठीक है, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आपको बताया भी दिया है। एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, एक है रैशनलाइजेशन, एक है रिप्रेशन। ठीक है। अब बात करते हैं नीचे से। रिप्रेशन, जब हम अपने अंदर कुछ दबा लेते हैं, मतलब कुछ चीजों को हम याद नहीं करना चाहते, भूल जाना चाहते हैं, दफना देते हैं अपने अंदर। रैशनलाइजेशन मतलब जब हम कोई चीज को किसी रैशनल तरीका से सॉल्व करते हैं, यानी कि मान लीजिए मैंने चोरी तो किया है लेकिन मैं इस तरीके से बता रहा हूं सभी को, सबको लगेगा अरे वाह, मतलब अच्छा ये मतलब मजबूरी था इसका, मैंने एग्जाम में फेल कर दिया लेकिन फिर भी मैं ऐसे कुछ रीजन दे रहा हूं जो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगा। अच्छा बच्चा क्या भी कर सकता है, पेपर तो लीक हो गया ना, वो क्या कर सकता है, मतलब इस प्रकार का मैं कुछ एक्सक्यूज दे रहा हूँ। ठीक है, गलती मेरा है लेकिन मैं उसे सोशली एक्सेप्टेबल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और डिस्प्लेसमेंट जो अभी मैंने कहा, एक बच्चे को एक स्कूल में प्रॉब्लम हो रहा था, अनकंफर्टेबल हो रहा था प्रीवियस स्कूल में, इसलिए उसने स्कूल ही चेंज कर दिया। तो मैंने अपना जो गुस्सा है, अपना जो कारण है, वो किसी और चीजों पे निकाल रहा हूं, यानी कि डिस्प्लेस कर रहा हूं, यहां से मेरा ध्यान कहीं और ले रहा हूं। मेरा अगर एसएससी नहीं लिख रहा है तो मैं ओएसएससी एग्जाम में एग्जाम दूंगा। ठीक है, एसएससी से उठा करके मैंने ओएसएससी पे अपना ध्यान डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35। अब मैच कीजिए, ये आपके एग्जाम में साइकोलॉजी के अंदर आ सकता है, हालांकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये साइकोलॉजी के रिलेटेड है। ठीक है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, ये होपफुली सभी को पता है, बट मैं चाहता हूं आप लोग इसको आंसर कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कीप रेस्पॉन्डिंग। तो सभी ने आंसर कर दिया है, बहुत अच्छे। सो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, डिसग्राफिया। बहुत अच्छे स्वयंसु। देखिए डिसग्राफिया, यहाँ पे ग्राफिया का, ग्राफियन का मतलब होता है लिखना, तो ये क्या हो जाएगा? राइटिंग। ठीक है, डिसलेक्सिया यानी कि लर्निंग हो गया। चलो इसको भी छोड़ लेते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है डिसकैलकुलिया को जोड़ दीजिए न्यूमेरिक के साथ। ठीक है, डिसग्राफिया इधर आ गया। फिर डिस्प्रैक्सिया हो गया। तो देखिए अब 2 नंबर में आपको क्या करना है, डिसलेक्सिया पढ़ना और कॉम्प्रिहेंशन दोनों तरीके से होता है, ये दो प्रकार से होते हैं। एक रीडिंग होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग करना में भी प्रॉब्लम और उसे समझना भी प्रॉब्लम, तो ये फिर ये डिसलेक्सिया इधर आ जाता है। तो डिस्प्रैक्सिया डिसऑर्डर ऑफ मोटर लोकोबिलिटी। ठीक है, हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट का टाइटल क्या था? अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि
जो टाइटल्स हैं ये भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है, यानी कि आज तक जितने सारे कमीशन आए हैं, वेदर इट इज कोठारी कमीशन, वेदर इट इज जस्टिस वर्मा कमीशन, इन सभी का एक टाइटल दिया गया है। ठीक है, उस टाइटल को याद करना ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट का टाइटल क्या था? देखिए सभी ने सी आंसर कर दिया है, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका टाइटल था विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 37, हु चेंज द नोमेनक्लेचर ऑफ टीचर ट्रेनिंग टू टीचर एजुकेशन? अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पर। अब देखिए आप लोग डाइट में टीचर एडुकेटर बनोगे, सीनियर टीचर एडुकेटर, इवन प्रिंसिपल बनोगे, तो आपको टीचर एजुकेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हमारा टीचर ट्रेनिंग पहले कहा जाता था टीचर को ट्रेन करना। कब से ये टीचर एजुकेशन बना, किसने इसको रेकमेंड किया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सभी ने आंसर बिल्कुल सही कर दिया है, सभी ने आंसर डी कर दिया है, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। राधाकृष्णन कमीशन 48-49 में कहता है कि हमें टीचर एजुकेशन करना चाहिए, ना कि टीचर ट्रेनिंग। उन्हें ट्रेनिंग नहीं बल्कि एजुकेशन दिया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए ट्रेनिंग में बस आपको कुछ चीजें सिखाए जाते हैं, बट टीचर एजुकेशन मीन्स यू आर बीइंग एडुकेटेड ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू टीचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एनईपी 2020। एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, एनईपी 2020 से क्वेश्चन बनना बिल्कुल जायज है, और ये आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि सर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आएगा। क्यों? क्योंकि एज अ टीचर, एज अ पर्सपेक्टिव टीचर, एज अ टीचर एजुकेटर, एज अ रिसोर्स पर्सन टू द एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी, यू शुड नो एनईपी 2020 एंड द चेंजेस इन टीचर एजुकेशन। इसलिए मैंने सारे वीडियो में आपको बताया भी था, एनईपी का अलग से मैंने वीडियो भी कर रखा है, मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था। सो एनईपी 2020 कहता है आईटीपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इंडिया में एनफोर्स हो जाएगा। कब तक टारगेट दिया गया था? सभी ने आंसर बी करा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 2030 तक आईटीपी सभी स्टेट्स में, इंडिया भर में लागू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी स्टेटस टू एनसीटी? ये इंपॉर्टेंट है। अगेन टीचर एजुकेशन में आप पोस्टेड होंगे, टीचर एडुकेटर इन डाइट। और एक चीज मैंने कहा था, डाइट में आपका 2 ईयर बीएड भी खुल जाएगा, तो फिर आपको एनसीटी के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए। तो एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नॉट ऑफ टीचर एजुकेशन, हमेशा याद रखिए ये फॉर होता है। एंड वन मोर थिंग इज, ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन आया है, पूछा जा रहा है कि नेगेटिव एजुकेशन क्या था, आपने डिस्कस थोड़ा सा कर दीजिए। नेगेटिव एजुकेशन कह रहा है कि डोंट टीच योर चाइल्ड अबाउट वर्च्यूज बट प्रिवेंट देम फ्रॉम वाइसेस। आप क्या अच्छा है वो मत सिखाइए, क्या बुरा है उससे दूर रखिए, बाकी वो अच्छा अपने से सीखेगा। देयर शुड बी सम फ्रीडम। अगर मैं कह दूं आपको, आप 5 नंबर चूज कीजिए, तो सिर्फ आप 5 ही चूज करोगे। अगर मैं कह दूं 4 को चूज मत कीजिए, बाकी जो आप चूज कर सकते हो, तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, सो यही था नेगेटिव एजुकेशन। ये कह रहा है पॉजिटिव एजुकेशन में हम फोर्स कर रहे हैं बच्चे को ये करने के लिए। नेगेटिव एजुकेशन कह रहा है बस आप ये मत कहिए क्या करना है, बस उसको कह दीजिए ये इसको मत कीजिए, बाकी जो भी आप कर सकते हो। ठीक है, दैट इज नेगेटिव एजुकेशन। अब आइए एनसीटी पर। एनसीटी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, वो आपको पता ही है 1994 में आया था। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टैट्यूटरी स्टेटस जो मिला है, इसके एक्ट, इसके स्टैट्यूटरी स्टेटस, इसका एस्टेब्लिशमेंट, मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है। कैसे आया 93 में, 94 में, फिर 73, मतलब पूरा आपको मैंने पढ़ाया है। अब ये कह रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इसको स्टैट्यूटरी बनाने के लिए किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? सभी का आंसर देखिए आ रहा है बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर, एनपी 1986। अब जब आप एनपीई 1986 पढ़ रहे हो, तो याद रखिएगा एक चीज, आज तक जितने पॉलिसी बने हैं, 68 पॉलिसी, 86 पॉलिसी, 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो भी है, सबसे इंपॉर्टेंट और दमदार अगर कोई एनपीई बना है, और मेजर रिकमेंडेशन जिससे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, जिससे जेएनवी आया, जिससे डीपीईपी आया, ये सारी चीजें ना 1986 पॉलिसी की वजह से ही आया है। सो एनपी 1986 ने बहुत कुछ रिकमेंड किया है, और इसने बहुत कुछ एस्टैब्लिश भी कराया है। वैसे अगर कमीशन की बात करेंगे, तो कोठारी कमीशन, एज यू नो, कोठारी कमीशन जो 64-66 में आया था, ये स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है जिसने बहुत कुछ रिकमेंड किया और एस्टेब्लिश कराया, जैसे कि 10+2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एससीईआरटी? अगेन डाइट जो है वो एससीईआरटी के गाइडलाइन पे काम करता है, और आप भी एससीईआरटी जाके काम करने का आपको मौका मिलेगा। साल में बहुत बार आपको जाना पड़ेगा एससीईआरटी, और आपको एससीईआरटी के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए। हमारे स्टेट में, उड़ीसा में, एससीईआरटी को क्या कहा जाता है? मैंने कहा था, एक बार मुझे कमेंट में बताइए क्या कहा जाता है एससीईआरटी को हमारे स्टेट के अंदर।
और इसका फंक्शन क्या है वो बताइए, ये पूछ रहा है। तो ये सब पढ़िएगा, सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है सी का। तो डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, ये करिकुलम बनाता है, टेक्स्ट बुक बनाता है, ट्रेनिंग देता है और रिसर्च इनोवेट करता है। बहुत अच्छे। यहाँ पे सोनाली कह रहे हैं सर इसको टीई एंड एससीईआरटी कहा जा रहा है। बहुत अच्छे सुवेंसु। टीचर एजुकेशन एंड स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहा जाता है, जो कि भुवनेश्वर में एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन डिड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन इन इंडिया स्टार्टेड। अब आते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर कर रहा है जो टीचर एजुकेशन, वो कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाएगा। यस। चलिए बहुत अच्छे, सभी ने आंसर बी कर दिया। बी इज द करेक्ट आंसर। 1987 में सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो है वो टीचर एजुकेशन में स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। ये भी सवाल मुझे पूछा गया था कि सर ये क्वेश्चन का आंसर क्यों होगा। तो मैं बता दूंगा आप लोगों को आंसर। बताइए कौन सा प्लान्ड एक्सपेंडिचर। कीवर्ड याद रखिए, यहाँ पे पूछ रहा है प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। तो यहाँ पे कीवर्ड मैंने अंडरलाइन कर दिया। प्लान्ड एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सा है। एस्टैब्लिशिंग अ स्कूल, रिपेयरिंग स्कूल बिल्डिंग, रिक्रूटिंग न्यू फैकल्टीज, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ए हो गया, एस्टैब्लिशिंग अ स्कूल। याद रखिए मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर करके पढ़ाया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा। एस्टैब्लिशिंग अ स्कूल और स्टार्टिंग अ न्यू प्रोग्राम, ये सारे प्लान्ड होते हैं क्योंकि हमने पहले से प्लान करके रखा है। बट रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का छत गिर गया, ये तो मैंने प्लान नहीं किया था ना। रिक्रूटिंग न्यू फैकल्टी, किसी फैकल्टी का रिटायरमेंट हो गया या फिर किसी फैकल्टी छोड़ के चले गए या फिर किसी का देहांत हो गया, उसको तो हम नहीं देख सकते ना। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम पहले से प्लान करके रखते हैं। जैसे कि कुछ नया बनाना है, याद रखिए इस यहाँ पे कीवर्ड है न्यू। या तो न्यू बिल्डिंग बनेगा, या तो न्यू स्कूल बनेगा, या तो कुछ भी नया बनता है तो वो प्लान्ड में आता है। जो अनप्लान्ड होता है वो सारे अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43, एंडोमेंट्स कम अंडर विच सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखिए सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जानना इंपॉर्टेंट है। अगेन आप डाइट में काम करोगे तो फाइनेंस के बारे में तो पता होना चाहिए। प्राइवेट, क्वासी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, पब्लिक। देखिए पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट ही होता है। प्राइवेट तो प्राइवेट एंटिटी का होता है। गवर्नमेंट यानी कि यहाँ पे देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है। क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वासी गवर्नमेंट हो सकता है यानी कि जो आपके 3 टायर लेवल सिस्टम होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। अब बात करते हैं फाइनेंस में, एंडोमेंट्स जो है ना, ये किसके अंडर में आते हैं, प्राइवेट के अंडर में आते हैं। देखिए एक होता है जो एंडोमेंट, यानी कि किसी ने एक मान लीजिए लैंड, पैच ऑफ लैंड दे दिया है, इस लैंड को दान कर दिया इस स्कूल को। अब इससे जो भी इनकम होता है ये स्कूल के हित में लगता है, दैट इज एंडोमेंट। किसी ने कुछ दान कर दिया, मान लीजिए मुस्लिम रूलर, मान लीजिए अकबर बाबर के टाइम में वो क्या करते थे, अपने जो मकतब मदरसे हैं उनको कुछ डोनेट कर देते थे। वो प्राइवेट अर्निंग है, वो गवर्नमेंट नहीं पे कर रहा है, वो बस उसको गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। ठीक। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिजिंग, आई मीन ब्रिंगिंग एजुकेशनल सुपरविजन टू इंडिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशनल सुपरविजन को इंडिया में लाया कौन, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया कौन। बेंटिंग कमीशन, चार्टर एक्ट 1833, सैडलर कमीशन, वुड्स डिस्पैच। अगेन मैं बता रहा हूं, अगर प्री इंडिपेंडेंस में चलेंगे, प्री इंडिपेंडेंस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है वुड्स डिस्पैच 1854। ठीक है। 1854 का वुड्स डिस्पैच, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आए हैं और यही डिस्पैच है जिसके वजह से हमारे 3 यूनिवर्सिटीज, पहला 3 यूनिवर्सिटी बना, यानी कि 3 प्रेसिडेंसी पर। ठीक है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये 3 यूनिवर्सिटी बने इसी डिस्पैच के बाद। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पे, सुपरविजन को इंडिया में लाने वाले भी वुड्स डिस्पैच हैं। ठीक है। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू करेक्टिव सुपरविजन। देखिए टाइप्स ऑफ सुपरविजन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसको जाके देखिएगा। इनमें से कौन सा करेक्टिव सुपरविजन कह सकते हैं हम। फॉल्ट फाइंडिंग, गिविंग प्रॉपर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, रिपोर्ट पॉजिटिवली, या बोथ ए एंड बी। इनमें से कौन सा करेक्टिव सुपरविजन है, यानी कि ऐसा सुपरविजन जो आपको करेक्ट कर रहा है। ठीक है। जिसको कहा जा सकता है। वेरी गुड शशांक, बहुत अच्छे। सो इसका आंसर हो गया फॉल्ट फाइंडिंग। करेक्टिव सुपरविजन मतलब यहाँ पे आपका फॉल्ट ढूंढा जा रहा है, कहां पे आपने गलती किया ताकि हम आपको सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई गलत आंसर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने सी आंसर कर दिया, मैं इसके तो गोली नहीं चलाऊंगा, मैं उनको क्लास से नहीं निकाल दूंगा, बस कहूंगा देखिए आपने सी आंसर किया था बट इसका आंसर ना ए होगा। क्यों होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब समझ में आ रहा है, ये मैं उनका करेक्ट मतलब उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 46, OSBTPP वॉज एस्टेब्लिश। अब मुझे पहली बात तो आप ये बताइए OSBTPP क्या है, बस यही बता दीजिए, पहले यही बताइए, उसके बाद बताना कब एस्टेब्लिश हुआ है।
देखते हैं कौन अपने से बहुत ज्यादा शार्प है, यानी कि कौन कल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, वो मैं देखना चाहता हूँ। कमेंट में जल्दी बता दीजिए। हाँ, सभी ने आंसर कर दिया कि एस्टैब्लिश तो हुआ था 11 मार्च 1970 को, क्योंकि ये उड़ीसा में एस्टैब्लिश है, वो भी भुवनेश्वर में एस्टैब्लिश है। तो ये जो OSBTPP है, इसका फुल फॉर्म मुझे बता दीजिए दीपक, पूरा बताइए। वेरी गुड सोयांशु, उड़ीसा स्टेट ब्यूरो है, वो ब्यूरो होगा सोयांशु, इट इज नॉट बोर्ड। उड़ीसा स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, हाँ ठीक है, ब्यूरो हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ, प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, बिल्कुल सही। वेरी गुड, सही आंसर पुष्पा शशांक, इन्होंने सही आंसर कर दिया, उड़ीसा स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल सही, इसको पूरा अच्छे से याद रखिए क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने वाला है। क्वेश्चन नंबर अब 47 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विजन ऑफ डाइट। देखिए, आप डाइट में काम करोगे, डाइट, SCRT, NCT, SCRT, NCRT, UGC, नीपा, ये सब जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरे डिटेल क्लास में कहा है, इसको वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी भी अगर फिर से बता रहा हूं, ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, 2-4 बार रिपीट करके देखिएगा। PDF में अभी के अभी अपलोड कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपके बायो में दिया गया है, ठीक है। डाइट का कौन सा विजन नहीं है पूछा जा रहा है, तो इनमें से आंसर हो जाएगा बी। दीपक अगेन, दीपक एक गलती आपने क्या किया कि आपने ये पढ़ दिया कि कौन सा इसका विजन है, ये नॉट आपने शायद नहीं पढ़ा, नॉट पूछा गया है, ठीक है। सो इसको जब भी हम मिस करेंगे, ये सभी से होता है, हमसे भी होता है, आपसे भी होता है, सभी से होता है, ये नहीं करना है। तो क्या करना है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अंडरलाइन कर दीजिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, तभी जाकर के आप आंसर बिल्कुल बेझिझक कर सकते हो, कोई गलती सिली मिस्टेक नहीं होगा। तो कौन सा विजन नहीं है, देखिए टीचर ट्रेनिंग कराना, रिसोर्स सेंटर बनाना, ये सब कुछ उनका गोल है, लेकिन करिकुलम बनाना सेकेंडरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए वो नहीं है। ये करिकुलम बनाता ही नहीं है, ये करिकुलम बनाता कौन है, SCRT बनाता है, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं निपुण भारत। निपुण भारत में निपुण का फुल फॉर्म क्या है, अगेन ये फुल फॉर्म्स पूछे जाएंगे, ओसेपा का, निपुण का, SCRT, NCT, OSBTPP, ये सब ना फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अब बताइए निपुण का फुल फॉर्म क्या है, निपुण भारत कहते हैं ना हम लोग। वेरी गुड शशांक, बहुत अच्छे, इंप्रेसिव। वेरी गुड स्वयंसु, बहुत अच्छे। तो आंसर है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और मैं बता दूं, निपुण भारत जो है ना, इसका टारगेट था कि हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को यूनिवर्सलाइज कर देंगे, पूरा टारगेट अचीव हो जाएगा बाय 26-27। याद है? अगर अच्छा लग रहा है ना, एक बार यस लिख दीजिए, थम्स अप करके, लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आंसर है कि निपुण भारत जो है, ये FLN के लिए बना हुआ है, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को ये टारगेट कर रहा है, और ये कह रहा है कि बाय 26-27 वी विल अचीव दैट, यानी कि बाय दिस ईयर ओनली, यानी कि अभी जो सेशन चल रहा है 26-27 तक हम इसे अचीव कर लेंगे निपुण भारत में, ठीक है। अब ये भी बता दीजिए निपुण भारत स्कीम कब लॉन्च हुआ इंडिया में, इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर तो बहुत कुछ लिखा गया है, मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में समझाया था, लेकिन निपुण भारत क्या है, निपुण भारत का टारगेट क्या है, निपुण भारत लॉन्च किया हुआ था, ये क्वेश्चन इज अ मस्ट फॉर यू, ठीक है। ये क्वेश्चन निपुण भारत में मस्ट है। तो देखते हैं कौन सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। पुष्पा, शशांक, श्वेयांशु, 5 जुलाई 2021 को ये इंडिया में लॉन्च होता है फॉर FLN, ठीक है। अब आते हैं NCFFS, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, कब लॉन्च हुआ था इंडिया में, सितंबर 2021, अक्टूबर 2022, नवंबर 2021, जनवरी 2022। देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर अक्टूबर 2022, क्योंकि NCFFS जो फाउंडेशनल स्टेज है, उसको हम 2022 लिखते हैं, तो 2021 वाला रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब भी हम आंसर करते हैं, अगर आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है या कंफ्यूज होता है, तो एलिमिनेशन प्रोसेस हम इसको कहते हैं, या फिर एलिमिनेशन प्रोसेस में आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। 21 को तो रिजेक्ट ही कर देंगे, तो दो ही बच जाएगा। पहले नहीं आया था, जनवरी में बना ही नहीं था, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए, मतलब जनवरी में कोई चीज बनता है क्या, मतलब जनवरी में कैसे इंट्रोड्यूस हो सकता है, अगर वो 21 में बना होगा तो 22 में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन अगर 22 में बनेगा तो डेफिनेटली जनवरी तो नहीं होगा, तो अक्टूबर विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो, बट अगेन आई एम सेइंग यू, जब तक आपके हाथ में
टाइम है तब तक पढ़ के आराम से आंसर कीजिए, गेसिंग मत कीजिए ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अक्टूबर 2022 में इसको लॉन्च करा गया था। अब हम चलेंगे एनसीएफ एफएस। अगेन, ये जो फाउंडेशनल स्टेज है ये किसको कवर कर रहा है? फाउंडेशनल है मतलब फाउंडेशन को कवर करेगा, बट एज ग्रुप कौन सा है? इसको फाउंडेशन कहते हैं ना हम लोग। और ये फाउंडेशन का मतलब वो वाला फाउंडेशन नहीं है जो आप सोच रहे हो। अब ये फाउंडेशन यानी कि 5-3-3-4 सिस्टम में ये 5 वाला स्टेज है। 5+3+3+4। अब बताइए, ये अगर फाउंडेशन है तो ये क्या है और ये क्या है? बताइए, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको मैंने एफ लिख दिया, फाउंडेशन। अब बताइए इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? देखते हैं कौन जल्दी आंसर करता है इसका। ठीक है, तब तक आंसर क्या है? एनसीएफएफएस कवर कर रहा है फाउंडेशन, यानी 5 साल का, 3 to 8। प्री प्राइमरी में जाएगा, 3 साल वो पढ़ाई करेगा अपने आंगनवाड़ी में, और 2 साल वो क्लास 1 और 2 में जाएगा। यहाँ पे हो गया। हाँ, वो तो प्रिपरेटरी है ही। उसके बाद का स्टेज क्या है दीपक? 5 हो गया फाउंडेशन, 3 हो गया प्रिपरेटरी, बाकी का 3 क्या हो जाएगा? एज भी याद रखिएगा। बहुत अच्छे शशांक लिख रहे हैं, फाउंडेशन प्रिपेरेटरी होता है वो, प्री प्राइमरी नहीं शशांक। प्रिपेरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। बहुत अच्छे पुष्पा, प्रिपेरेटरी एंड मिडिल स्टेज होता है, उसके बाद सेकेंडरी। बहुत अच्छे स्वयंसु। तो हो गया क्लियर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52। हाउ मेनी करिकुलर गोल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन एनसीएफ एफएस 2022? ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, कितने करिकुलर गोल्स बनाए गए हैं इसके अंदर? 13, 14, 15, 16, बताइए। बहुत अच्छे, सभी ने ये आंसर कर दिया। 13 गोल है वहां पे, ये आपको जानना जरूरी है। अब आते हैं एनसीएफ एससी यानी स्कूल एजुकेशन का जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में बना था, उसमें कितने पार्ट्स हैं? अब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं देखना चाहता हूं आपने एनसीएफ एससी जो मैंने पढ़ाया था इसको पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसमें 26 चैप्टर्स हैं। चैप्टर कितने हैं? 26। और पार्ट कितने हैं? 5। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शशांक and पुष्पा। इसमें 5 पार्ट्स हैं और इसमें 26 चैप्टर्स हैं, ये याद रखिएगा। और ये जो स्कूल एजुकेशन के लिए बनाया है वो 2023 में आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 54। एनसीएफएससी 2023 वाज लॉन्च्ड ऑन, कब इसको लॉन्च करा गया था? बताइए कब लॉन्च करा गया था इसको? यहाँ पे बहुत अच्छे आंसर करते चलिए शशांक, स्वयं, पुष्पा, बहुत अच्छे। यहाँ पे भी आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। अगस्त 23 और यहाँ पे 23, 20 को काट दीजिए, बच गया कितना? यहाँ पे 23, यहाँ पे 23। ठीक है, अगस्त 23, 23। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 55 and the last question of our session. Who was the chairperson of preparing Odisha Curriculum Framework 2025? कौन चेयरपर्सन थे? प्रोफेसर हुसिकेश सेनापति, प्रोफेसर वजेंद्र नाथ पंडा, प्रोफेसर नित्यानंद प्रधान, प्रोफेसर सत्य प्रसाद मिश्र। बताइए। बहुत अच्छे, सभी ने सही आंसर कर दिया। प्रोफेसर नित्यानंद प्रधान जी इनके चेयरपर्सन थे जिन्होंने ओसीएफ 2025 को प्रिपेयर किया था। सो विद दिस आई एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म we wish you all the best for your examination. Now if you have any queries you may ask now. Thank you all. बस वीडियो को देखिएगा, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। इसको शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, और इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कीजिए, फ्यूचर में आपको बहुत काम में आएगा। और टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है आप लोग अभी मुझे पूछ सकते हो।